हम देख रहे हैं कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर में क्या कर देता है, वृद्धि कर देता है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट इन्फ्लेशन का कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। और रिवर्स रेपो रेट यानी कि आरआरआर में भी क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसमें वृद्धि करता है। अब हम देख रहे हैं सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देता है तो कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेता है आरबीआई। तो यहाँ पे देखते हैं एसबीआई है जो कि एक कमर्शियल बैंक है। और मान लीजिए एसबीआई का एनडीटीएल करंट में, हम केवल उदाहरण दे रहे हैं इस बात को समझने के लिए, केवल उदाहरण, एनडीटीएल 100 करोड़ है। 100 करोड़ इसलिए रखा है कि ताकि समझने में आसानी हो। मान लीजिए आरबीआई ने सीआरआर को 4% रख दिया है और एसएलआर को 18% रख दिया है। चूंकि सीआरआर और एसएलआर के परिभाषा हम लोगों ने देख लिया तो ये दोनों ही रिजर्व होती हैं। ये बैंक के पास रिजर्व होता है और ये आरबीआई के पास रिजर्व होता है। तो दोनों रिजर्व है, यानी कि दोनों से कोई लेन देन नहीं करना है। तो दोनों देखते हैं तो दोनों हो जाता है, जोड़ेंगे तो ये 22% हो जाएगा। यानी कि 22% टोटल जितना रिवेन्यू है इसको, ये केवल रिजर्व है। क्या है ये रिजर्व है, इसमें से कोई भी लेन देन नहीं करना है। तो लेन देन करने के लिए बचता कितना है, तो बचता है 100 में से 22 यदि घटा देंगे तो बच जाएगा 78 करोड़। यानी कि बाजार में उधारी देने के लिए केवल बैंक के पास कितने करोड़ रुपए हैं, 78 करोड़ रुपए हैं, जिसपे बैंक जो है ब्याज कमा सकता है। ये इसको एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए एसबीआई का एनडीटीएल अभी करंट में 100 करोड़ है और आरबीआई ने सीआरआर और एसएलआर का परसेंटेज, सीआरआर को 4% और एसएलआर 18% रखा है। सीआरआर और एसएलआर दोनों ही रिजर्व हैं क्योंकि ये बैंकों के पास का रिजर्व होता है और ये आरबीआई के पास का, और दोनों को जोड़ेंगे 22% हो जाएगा। टोटल रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 22 करोड़, जो कि रिजर्व होता है आरबीआई के पास और बैंकों के पास। अब बचेगा, जितना बच जाएगा उसमें से ही लेन देन करना है। तो 22 घटा दिया यदि 100 में से, तो 78 करोड़ में से लेन देन करना है, उधार देना है और उसी पे ब्याज कमाना है आरबीआई एसबीआई को। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि सीआरआर और एसएलआर का प्रयोग करके मुद्रास्फीति को किस प्रकार से आरबीआई नियंत्रित करता है। तो पहले कितना सीआरआर, पहले सीआरआर कितना परसेंट रखा है, 4% रख देंगे। एसएलआर कितना परसेंट रखा था, 18% पहले। तो इन दोनों को 22% रिजर्व रखा था। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देता है। तो सीआरआर को बढ़ा दिया, तो बढ़ा के कर दिया कितना परसेंट, 7%। यहाँ एसएलआर को बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया, 23% कर दिया। अब दोनों को यदि जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30%। अब पहले कितना था, 22%। अब इस 30% को यदि 100 में से घटा दिया, यहाँ 100 में से घटा दिया 30 को, तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 70 करोड़ आ जाएगा। 70 करोड़ पहले कितना था मार्केट में, 78 करोड़। अब कितना आ गया, 70 करोड़। यानी कि मनी सप्लाई गिरी। पहले मुद्रास्फीति में क्या होता है, मुद्रास्फीति की कंडीशन में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मनी सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है, प्राइस सबसे ज़्यादा होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। यही तो मुद्रास्फीति की कंडीशन है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, मनी सप्लाई को कम करना है, यानी कि मार्केट में मुद्रा के मूल्य को कम करना है, मुद्रा को कम करना है, मार्केट से मुद्रा को खींचना है। तो यही तो कर दिया ना, 100 में से 30 घटा देंगे तो 70 करोड़ हो गया। और पहले कितना था, 78 करोड़। यानी कि दोनों का अंतर 8 करोड़ की कमी कर दी आरबीआई ने यहाँ पे सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि करके। और इसी प्रक्रिया का प्रयोग करके आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। अब इसको यहाँ पे जब 8 करोड़ की कमी कर दिया तो मार्केट में मनी सप्लाई तो क्या हो जाएगी, पहले से कमी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एक कंट्रोल्ड तरीके से होगी। और यहाँ पे मनी इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देता है। इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखना है कि सीआरआर और एसएलआर में वृद्धि कर देता है। वृद्धि करने से होगा क्या, तो बैंकों की उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। अब बैंकों की जब उधार देने की क्षमता में कमी हो जाती है तो बैंक ऊंची ब्याज दर पर बाजार में ऋण देंगे। अरे भाई, कमी, जब बैंक के पास कम पैसा होगा तो वो क्या करेंगे, ऊंचे ब्याज दर पर बाजार में ऋण देंगे, है ना। ऊंची ब्याज दर पर बाजार में ऋण देंगे। इससे क्या होगा, लोग कम मात्रा में ऋण लेंगे,
लोग जो है जब ऊंची ब्याज दर पर बाजार में ऋण कोई देगा तो कम लोग जो है कम मात्रा में ऋण लेंगे। अब कम मात्रा में जब ऋण लेंगे तो बाजार में मुद्रा की पूर्ति यानी कि तरलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लोगों की क्रय शक्ति में कमी हो जाएगी यानी कि खरीदने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। लोगों के पास पैसे कम होंगे तो डिमांड भी कम होगा और मांग कम हो जाएगा। जब खरीदने की क्षमता में कमी आएगी तो मांग में तो कमी आएगी ही आएगी, और जब मांग में कमी हो गई तो कीमत में कमी हो गई। अब कीमत में कमी करना था हम लोगों को, मांग में कमी करना था और जो है मनी सप्लाई को तो कम करना ही था। तो यही यहाँ पे इन्फ्लेशन का क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। ये दोनों जब कंट्रोल हो जाएंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, यही हमको करना था। इस पूरी प्रक्रिया को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है उसे डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। इन्फ्लेशन जिससे कंट्रोल हो वही डिसइन्फ्लेशन है। अब इसमें सारे जितने भी हैं पॉइंट वो सारे क्वेश्चन ही हैं। अब इसमें कभी कभार पूछता है कि बैंकों के उधार देने की क्षमता में क्या प्रभाव पड़ता है, CRR और SLR में वृद्धि कर दिया जाता है। ये चीज़ें, ये प्रोसेस पता रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि SLR और CRR बढ़ने के बाद बैंकों के उधार देने की क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और ये भी प्रश्न पूछता है कि बैंक ऊंची ब्याज दर पर बाजार में ऋण देते हैं, ऊंची ब्याज दर पर, तो यदि CRR और SLR में वृद्धि कर दिया जाए तो बैंक किस दर पर, ऊंची ब्याज दर पर ऋण देंगे, नीची ब्याज दर पर ऋण देंगे या बिना परिवर्तन किए जो है ऋण देंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कंफ्यूजन वाले। तो ये सारी यदि प्रक्रिया पता रहेगी तो फटाक से उसका आंसर दे सकते हैं। अब ये भी क्वेश्चन यहाँ पे कि जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए CRR और SLR में वृद्धि जब कर देता है तो किस प्रकार की मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है, तो महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। संकुचनवादी मौद्रिक नीति का प्रयोग करता है। संकुचनवादी मौद्रिक नीति मतलब मनी सप्लाई को कम करना, लिक्विडिटी को कम करना, कीमत पर नियंत्रण करना। संकुचनवादी मौद्रिक नीति का मतलब है मनी सप्लाई कम करना, लिक्विडिटी कम करना, कीमत पर नियंत्रण करना। आशा है इसको अच्छे से समझे होंगे। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है CRR और SLR में वृद्धि करके। इसके बाद आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिफ्लेशन को CRR और SLR के माध्यम से RBI कैसे कंट्रोल करता है।